नमस्कार। एक बार फिर नंदीग्राम से हम आपके पास हैं, नंदीग्राम की आज की सारी घटनाएं लेकर। जय श्री राम जिस नारे से ममता बनर्जी ने इस बीजेपी में पूरा एक एग्निशन दिया, जिससे कि ये पूरी मुहिम उनके खिलाफ जैसे इकट्ठा हो गई और बीजेपी को एक नई जान मिल गई हो। आज जब नंदीग्राम में चुनाव प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद अपने एक कार्यकर्ता को देखने गई, वहाँ फिर जय श्री राम के नारे से उनका सामना हुआ और उसी तरह से ममता बनर्जी ने गुस्से में तमाम लोगों को जो बोलती हैं उनको बोला। इसके साथ इस चुनाव प्रचार में आज नंदीग्राम का प्रचार खत्म हो गया। 5 बजे के बाद आज के प्रचार खत्म और अब मतदाताओं का काम शुरू हुआ। उससे पहले नंदीग्राम में काफ़ी झगड़ा भी होता हुआ देखा, दोनों एक दूसरे से उलझते दिखे कार्यकर्ता। उससे पहले नंदीग्राम, आज शायद देश में तमाम मीडिया की निगाहें उसी पर टिकी थी, क्योंकि एक साथ ममता बनर्जी अपने रोड शो और 3 सभाओं के साथ थी, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह अपने रोड शो और उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती यानी कोबरा या पनियल, इस पर बहस होगी 2 मई के बाद, लेकिन आज वो भीड़ के साथ थे। उसको कवर करने में आज हमारे साथ थे विकास जी। आजकल विकास जी और हम लोग यहीं हैं। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत। हालांकि हम दोनों दिन भर इधर से उधर टहलते रहे, 2-3 बार कमीज़ों को हम लोगों ने पसीने से भीगी हुई कमीज़ों को थी, तो लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ। चूँकि शुरुआत मैं वहीं से करता हूँ कि आज फिर रोड मार्च हुआ, मैं वहीं गया और शहीद बेदी जिसको कहा गया है यहाँ सोनाचूरा में, हालांकि जहाँ शहीद बेदी बनी है वो जगह वो नहीं है जहाँ किसानों को गोली से मारा गया था। जिस तरह से हुआ था वो उस गांव के अंदर है, लेकिन चूंकि वहाँ तक जाना आना शायद इसलिए और या कोई और वजह रही होगी, वजूहात जो भी होंगे, उनको एक अलग जगह पर एक पूरी मीनार बनाई गई है और वहाँ से भी आज कई मीनारें बनी हैं अलग-अलग। वही मीनार बेसिकली एक शहीद स्मारक बनाया गया है, उसको कहा गया। और लेकिन आज उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उन्होंने उस जगह से, जहाँ एक अलग से पानी के अंदर की तरफ था, जहाँ छोटा सा उनके नाम लिखे हुए थे, उस दिन जो किसान मारे गए थे उनके निशान थे। और सोनाचूरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि जो लोग मारे गए थे उनमें से लगभग 6-7 सोनाचूरा के थे। तो आज वहाँ से उन्होंने शुरू किया अपना रोड मार्च और फिर मेरे लिए हैरानी की बात थी, जिस पर हम लोग विकास जी से भी समझने की कोशिश करेंगे, कि फिर वही वो खाली सड़क, फिर वही दोनों तरफ कोई आबादी नहीं, फिर वो 3 किलोमीटर तक चलकर जाना, बाज़ार सोनाचूरा के बाज़ार में उनकी रैली की भीड़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, रैली का मूड भी बताऊंगा कि किस तरह था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दीदी आखिर खाली रोड पर क्यों चल रही हैं? दोनों तरफ आबादी भी नहीं है, खेत हैं, कहीं कहीं गांव का एंट्री खुल रही है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है। तो आखिर वो उस व्हील चेयर पर 3 किलोमीटर तक क्यों चल रही हैं, जहां वो कल 10 किलोमीटर तक चली थी? हालांकि कल उन्होंने एक काम जरूर किया था कि वो गांव के अंदर घुसी, तो जब गांव के अंदर गई तो उनको कुछ उन्होंने देखा, कुछ गांव वालों ने देखा और उन दोनों को हम लोगों ने देखा। इसीलिए मैं आज विकास जी से ही शुरू करता हूं। मैं तो सोनाचूरा में था, तो मैं बता दूं कि वहाँ भीड़ की एक लेयर थी, उनके पीछे चलते हुए कार्यकर्ता थे जो अलग अलग जगहों से आए थे, और उसके बाद वहाँ सोनाचूरा के बाज़ार में उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग के वक्त वो शुरू में थोड़ा नाराज़ हुई क्योंकि 12 साढ़े 12 बज चुके थे और उस समय ऊपर से सूरज तप रहा था और उसके ऊपर कोई सामियाना वहाँ नहीं लगाया गया था, जिससे उन्होंने मंच पर ही अपने जो मंच का जो इंचार्ज थे उसको शायद उन्होंने डांटा। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से निकलते हुए, और उसमें उन्होंने उस भाषण में भी कोई इस तरह की चीज़, मतलब सिवाय वही जो उनका अभी आजकल चल रहा है, लड़ गए जीत गए उन सब के। तो आपको क्या लगता है, अगर इस तरह का रोड मार्च है तो उसके कितने फ़ायदे हो सकते हैं विकास जी? ये देखिए, पहले बता दूं कि अब ममता बनर्जी ने जो रोड शो किया, जिन रोड शो को हम लोगों ने देखा, उस पर बीजेपी बड़ा अच्छा चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अपने कुछ कार्यकर्ताओं के झुंड के साथ सड़क नापती हैं कि कितनी लंबी ये सड़क है और व्हीलचेयर से कितनी दूरी हमने तय की। वाकई में जब रोड शो होता है तो रोड शो एक अलग तरीका है। जो रोड शो शब्द सामने आते ही लगता है कि हाँ, जब कोई नेता चल रहा होगा, दोनों तरफ लोग खड़े होंगे, अभिवादन एक दूसरे का कर रहे होंगे, स्वीकार कर रहे होंगे, दे रहे होंगे। ऐसा कुछ ममता बनर्जी में दिखता नहीं है।
हैरानी की बात तो यह है कि आखिर उन जगहों को चुनती क्यों है जहां कोई बस्ती नहीं है, मैं भी दोनों बार तरफ खेत। बार बार ये क्या कहीं ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि बस्ती से निकले और लोग ना आए और सारे नेशनल मीडिया के कैमरे होते हैं, रीजनल मीडिया के कैमरे होते हैं, तो उनकी बेइज्जती कुछ ज़्यादा हो जाएगी, या इस कोई और कारण उनके पीछे है, या सिर्फ वो दिखाना चाहती हैं कि नंदीग्राम के मैं उन जगहों पे जा रही हूँ या उन सड़कों पे मैं चल रहा हूँ जहाँ कोई जाना नहीं चाहता है। आखिर वो इस रोड शो से दिखाना क्या चाहती हैं? मैं लगे हाथ बता दूं कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है, बड़े नेता हैं, उसी स्थान से अमित शाह ने भी रोड शो किया। कल वाले जहाँ कल किया था ममता जी ने, उस वाले ममता बनर्जी ने तो 8 किलोमीटर किया, अमित शाह ने सिर्फ 1 किलोमीटर किया। और सच्चाई ये है कि उनके अमित शाह के रथ से के पास मैं था और वहाँ से कवर करना शुरू किया, और मुझे उसके अंतिम छोर तक मैं नहीं पहुँच सका, क्योंकि ऐसी भीड़ थी कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा था। और चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक, सुरक्षाकर्मी तो थे ही व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन सड़क के दोनों तरफ गांव के लोग, जहां तहां स्टेज बनाए गए थे, या महिलाएं हाथ में फूल लेकर खड़ी थी जो अमित शाह के ऊपर वर्षा कर रही थी, तो वो लग रहा था कि हाँ ये रोड शो है। यहाँ अगर रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिलने आए हैं, देखने आए हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करने आए हैं, तो वो ऐसा दिख रहा था। और अगर संख्या की बात ले लें नीरज जी, तो आपने उस पूरे रोड शो को कवर किया था, 10 किलोमीटर आप पैदल चले थे। आप देखेंगे कि उनके कार्यकर्ता कितने थे, वो सिर्फ कार्यकर्ता थे, उसमें समर्थकों की संख्या भी मुझे लगता है कि कम थी, वोटरों की संख्या भी शायद अगर वो उमड़ी होती तो ऐसा नहीं होता। कम से कम उसे तो कई गुना ज़्यादा आज अमित शाह में। अमित शाह की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े नेता हैं। जब आए थे मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने जब अपना रोड शो शुरू किया तो मेरे अंदाज में कम से कम 700 से 800 मीटर लंबा वो रोड शो था, जिसमें खचाखच लोग भरे हुए थे, बीजेपी के समर्थक, कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात की उत्साही भीड़। देखो, मैं बाकी चीज़ों पर मैं आपके पास आता, एक एक करके आपके पास आता, लेकिन जो मेरा पहला सवाल था वो ये था कि ये कौन है जो ममता दीदी को ये चुनने के लिए कह रहा है, या वो क्या उस सहानुभूति को किसी कैमरे की नज़र से दिखाना चाहती हैं, क्योंकि आबादी नहीं है। वो चाहती तो यहाँ से ठेंगवा मोड़ से जो अंदर नंदीग्राम का जो पूरी आबादी का एरिया है वहाँ तक, वहाँ मेन सड़क पर जाती तो दोनों तरफ आबादी थी, फिर अंदर की तरफ अस्पताल मोड़ की तरफ चली जाती, या फिर किसी ऐसी जगह जैसे सोनाचूरा में बाजार से अगर वो रोड शो करती बाजार के बीच में, तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा मिलता। आप इसके बारे में कुछ सोच पा रहे हैं कि क्यों ऐसा? देखिए, मुझे नहीं हैरानी हो रही है कि उनके जो रणनीतिकार लोग हैं या जो पूरा रोड शो को तय करने वाले लोग हैं, आखिर क्या उनकी रणनीति है, किस चीज़ से वो बचना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं। ये भाई ठीक बात है कि वो व्हील चेयर पे हैं, व्हील चेयर पे वो 3 किलोमीटर, किसी दिन 8 किलोमीटर व्हील चेयर पे चल रही हैं। अमित शाह रथ पे चढ़ के सिर्फ 1 किलोमीटर तक गए, मिथुन चक्रवर्ती ट्रक के ऊपर चढ़ के 3 किलोमीटर तक गए, और ममता बनर्जी ने व्हील चेयर से 8 किलोमीटर की ज़मीन नाप दी। तो आखिर जब 8 किलोमीटर वो चली तो गांव के रास्ते से भी हो सकती थी, 8 किलोमीटर में भी सड़क के किनारे कोई नहीं खड़ा था, 3 किलोमीटर में भी सड़क के किनारे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कल आप एक वो संदेश देना चाहती हैं दीदी जी, कैमरे के जरिए ही सही, या दिखाना चाहती हैं कि देखिए भी पाँव टूटा हुआ है, हम व्हील चेयर पर भी हैं, लेकिन हम चल रहे हैं, हम घूम रहे हैं नंदीग्राम। अच्छा, फिर मैं सोनाचूरा की सभा बताता हूँ। सोनाचूरा में जब वहाँ पहुँची, चूँकि वो पूरा व्हील चेयर पर वो रास्ता था जो हम लोगों ने तय किया, उसमें सुरक्षाकर्मी थे, और हमेशा की तरह सुरक्षाकर्मी धक्का देते हुए मीडिया वालों को और उसके साथ आगे बढ़ते रहे, और सिर्फ मीडिया वाले और सुरक्षाकर्मी थे। कई जगह तो सिर्फ मीडिया वाले और सुरक्षाकर्मियों के अलावा कोई नहीं था उस लंबी सड़क पर। हालांकि एक जगह जैसे ही उन्होंने सोनाचूरा की शहीद मीनार पार की, तो जहाँ हेलीपैड बनने की गुंजाइश थी वहाँ भीड़ थी। अमूमन जिस तरह की भीड़ यहाँ हेलीपैड के इर्द गिर्द होती है, फिर वही भीड़ आगे की तरफ भागती हुई आई। और जब हम सोनाचूरा के वहाँ पहुँचे, सोनाचूरा में मेन चौराहे के करीब एक शहीद स्थल बना हुआ है, तो हमको लगा शायद उसको, दरअसल एक और बात, जय बांग्ला और तमाम चीज़ें करने के बावजूद मुझे ये लग रहा है कि राजनीति सिर्फ प्रतीकों का इस्तेमाल करती है, उनका सम्मान नहीं करती। क्योंकि जब ममता बनर्जी वहाँ भाषण दे रही थी सोनाचूरा की सभा में, उस वक्त भी उनके जस्ट सामने जहाँ मंच बना था उसी साइड में उनके नाम थे शहीदों के, चूँकि उनके घर पीछे ही हैं, और एक छतरी बनी हुई थी जिसके नीचे तमाम लोग जूते चप्पल सहित वहाँ खड़े हुए दिख रहे थे। ऐसा लगना बड़ा मुश्किल था कि क्या वहाँ सम्मान था। और बहुत बड़ी भीड़, मैं सोनाचूरा की भीड़ नहीं कहूँगा, सोनाचूरा की भीड़ में वही कार्यकर्ता जो पीछे से चलते हुए आ रहे थे वही लोग पहुँचे थे। सड़क में कहीं कहीं एक लेयर थी, यानी एक के बाद जो आदमी खड़े होते हैं वो भी नहीं थे, वो एक लेयर थी। और मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ रही होगी कि आखिर वो चाहती क्या हैं।
वो उनको जिस तरह से चूँकि सबको राज्यसभा सांसद डोला सेन भी कर रही हैं, जो अक्सर जिनसे गाना गवाया जा रहा, लॉर्ड बोरे जो लड़ने की बात करती हैं, जो तमाम चीज़ें, मुझे लगता है कि इस तरह की लड़ाई की अभी इस वक्त ज़रूरत नहीं थी जिस तरह के वो गीत गा रही हैं, क्योंकि अभी ये लोकतंत्र का उत्सव है और यहाँ कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो हम लोग वामपंथी हो। तो मैं सोना चूरा से आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जिस वक्त सोना चूरा में या जो वो शहीद बेदी से जो शुरू हुआ रोड शो था, उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हो रहा था। उस रोड शो में भीड़ किस तरह थी और उस भीड़ का अंदाज़ क्या था और क्या वो भीड़ बाहर से लाई गई थी, ये पहले समझूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि अगर भीड़ बाहर से भी आई हुई है तो उसका क्या मतलब होता है। उससे ये सिर्फ एक पत्रकारों के बीच का बहस हो सकती है या उनके बीच में, लेकिन जो भीड़ दिखती है वो भीड़ कार्यकर्ताओं का, वोटरों का मनोबल ऊंचा करने के लिए होती है और कम से कम उसमें कामयाब हो रही थी अमित शाह। तो हम लोग फिर वापस विकास जी, अब आप मुझे ज़रा तफसील से बताइए कि जब अमित शाह आए तो उस वक्त कितनी भीड़ थी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि वो जो जिस हेलीपैड पे वो उतरे थे, वो हेलीपैड यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने खेत देकर अपने से बनाया था, यानी वो सरकारी हेलीपैड नहीं था। नहीं, ये सरकारी हेलीपैड नहीं था, धान के खेत में वो हेलीपैड बना था और उससे बेहतर था जिससे ममता बनर्जी उतर रही। हाँ, जिससे ममता बनर्जी उससे बहुत बेहतर था वो। और अगर भीड़ की बात की जाए धीरेन्द्र जी, तो जब अमित शाह वहाँ पहुँचे तो वो पूरी सड़क खचाखच भरी हुई थी और अमित शाह नाराज भी हुए क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता पीछे रह गए थे रथ के। तो फिर वो आगे गए और आगे से लौट कर पीछे आए, जिधर से यानी रथ में चढ़ते हैं, और वहाँ से वो नाराज होकर सबको इशारा कर रहे थे। खुद उन्होंने रास्ता क्लियर कराया, गाड़ी वाले को कहा कि तुम गाड़ी हटाओ, सुरक्षा कर्मियों को कहा कि तुम किनारे हो जाओ, उन कार्यकर्ताओं को आने दो। और बार बार ये वहाँ से लाउड स्पीकर में बोला जा रहा था कि अमित शाह जी के पास समय कम है, थोड़ा हम जल्दी चलें, गाड़ी को स्पीड से चलाएं, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बीजेपी के लोगों ने दावा किया कि 50,000 से ज़्यादा की भीड़ थी। मान लिया कि ये मिथ्या है, 50,000 की भीड़ नहीं होगी। मिथ्या भी नहीं कहे, उनका ओवर एस्टिमेट है। ओवर एस्टिमेट है, लेकिन जो भीड़ थी उसका अंदाज़ा मैं इसलिए नहीं लगा पा रहा था कि एक तो सड़क छोटी है, नहीं कम चौड़ाई वाली, और इतने दूर तक कार्यकर्ता सड़क पे भरे हुए थे जिसका अंतिम छोर आंख से नहीं दिख रहा था। तो निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में रहे होंगे। और एक बात आपने कही कि क्या वो नंदीग्राम के थे या बाहर से लाए गए थे। अगर आप मानिए कि नंदीग्राम विधानसभा के आसपास जो दूसरे विधानसभा हैं जिसमें चुनाव होने हैं, खेजूरी में हो चुका, वहाँ से भी आने का बहुत, ममता बनर्जी मंच से बोली। हाँ, मंच से बोली कि मान लीजिए खेजूरी से आ गया या नंदीग्राम के दूसरी तरफ से आ गया जहाँ नंदीग्राम के साथ ही होना है। ममता बनर्जी तो नंदीग्राम में घूम रही हैं और सड़क से घूम रही हैं और गाँव से लोग निकल के सड़क के किनारे नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर अमित शाह को देखने के लिए खेजूरी से या नंदीग्राम के बाहर से भी लोग चले आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लाए भी जा रहे हो तो भी उत्साह है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ममता बनर्जी की तमाम जनसभाओं को हम लोगों ने देखा है, रोड शो को आपने पूरा कवर किया है। क्या कुछ तरह का उत्साह दिखता है जैसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में दिखता है? आज महिलाएं भिड़ती हुई टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मुझे नजर आई, जो मैं मान रहा था कि अरे ये तो गांव की महिलाएं हैं, इनको लाया गया होगा, जैसा एक पत्रकार सोच सकता है। लेकिन जैसे टीएमसी के लोगों ने जय बांग्ला बोला तो वो जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम की जो जय घोष करने लगी। और सबसे बड़ी बात, जो मार्के की बात आज मैंने एहसास बहुत अच्छे ढंग से किया कि जो बीजेपी में भीड़ आ रही है, चाहे वो अमित शाह के रोड शो में आई हो या मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में आई हो, उसमें नौजवानों और नई पीढ़ी बहुत ज़्यादा है। मैं पहली बार से आप लोगों को यूट्यूब पे भी और जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही, मैं यही बता रहा हूँ कि यूथ की जो तादाद है वो इनमें बहुत ज़्यादा है। जो नया चेंज करने की बात है, चूँकि जब मैंने एक बच्चे से पूछा तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। वहाँ हम लोग खाना खा रहे थे उस रेस्टोरेंट में, उसने कहा कि मैं बीजेपी को दूंगा, मेरे पिता कांग्रेस को देंगे और उसके बाबा सीपीएम को देंगे। एक परिवार के 3 इस रूपांतरण को हम लोगों ने देखा जब पुरुलिया के एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे, उस होटल के ऑनर से बातचीत करने के दौरान। आज एक और इंटरेस्टिंग बात थी, जब अमित शाह यहाँ थे उस भीड़ में, उसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से ममता बनर्जी गुजरी। ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री हैं, इतने दिन तक मुख्यमंत्री रही और अभी भी हैं, इस वक्त भी हैं, मुख्यमंत्री ही हैं। लेकिन उनको
किसी ने कार्यकर्ताओं को या उनके जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनको किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मैं फिर ये बता रहा हूँ कि जब वो लोग वहाँ आते हैं, जब समर्थकों की भीड़ उमड़ती है, जो दिखती है, वो जो साइलेंट वोटर है उसका मनोबल बढ़ाती है, उसकी ताकत देती है। बीजेपी इस समय अगर इस लड़ाई में अगर हम ये कहें तो इस रोड शो में जब इस वक्त इधर चल रहा था, जो देश के गृह मंत्री हैं और जिनके लिए ममता बनर्जी ने बाद में एक सभा में, जब आज उनका आखिरी सभा थी, उसमें उनको चेहरे से लेके उनके उसके रूप रंग को लेकर काफ़ी टिप्पणियां भी की। उस वक्त वहाँ भीड़ ज़्यादा थी और मैं जिस तरफ था सोना चूरा में, मुझे वहाँ अगर मैं उन लोगों को गिनता तो मैं उनको 1000 से 1500 लोगों में गिन लेता। इससे ज़्यादा जो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें सुरक्षाकर्मी शामिल नहीं है या मीडिया कर्मी शामिल नहीं है। मीडिया कर्मियों का एक तबका भी उस तरह से वहाँ शामिल था जो अलग अलग जगह से आए हुए, जिनके नाम आप सब लोग जानते होंगे, वो जो किसान आंदोलन में थे और तमाम दिल्ली से आए हुए लोग हैं, जो जिन्होंने पत्रकारिता में कितनी जो उनकी कहानी अगर बताई जाए तो शायद मुझे लगता है कि बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन हम लोगों ने एक रोड शो की बात की, यानी अमित शाह लगभग 1.5 घंटे तक रहे। उस रोड शो से वो इतने खुश भी मुझे लगा दिखाई दिए कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद कर हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और यहाँ जो पहले तय नहीं था, जो पहले तय बिल्कुल नहीं था। उस रोड शो के बाद खबर हम लोगों को दी गई कि अमित शाह प्रेस से बात करेंगे, और उन्होंने अपनी बात प्रेस के सामने कही भी। यानी जो भीड़ थी उनके सामने और जिस तरीके से लोग चल रहे थे, तो निश्चित तौर पर अमित शाह काफ़ी उत्साहित हुए होंगे, खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि अमित शाह भी का आकर के एक विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करना, अमूमन आप जानते हैं कि 2-3 विधानसभा क्षेत्रों को शहर के मुख्यालय में या टाउन मुख्यालय में या जिला मुख्यालय चले गए, ऐसा कर दिया, 2-3 विधानसभा के लोग वहाँ पर आ गए, एक सिर्फ नंदीग्राम में आना। तो इसका मतलब अमित शाह भी चाहते हैं कि नंदीग्राम में लड़ाई कमज़ोर न पड़े। और वाकई में अगर मैं बहुत ही अगर तुलनात्मक दृष्टि से कहूँ तो ममता बनर्जी चूँकि सामने वही हैं, बीजेपी के साथ टक्कर अकेली वही लड़ रही हैं, बाकी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी तो उनके सांसद गीत गाते हैं, डोला सेन तो सिर्फ इसलिए घूम रही हैं कि बतौर गवैया, माफ़ करें लोग हमें, कि गाना गाने के अलावा वो लड़ाई करवे। बताएं ये क्या है कि इस जनतंत्र में मंच से जिस गाने को नंदीग्राम आंदोलन के समय गाया गया, चलिए ठीक है, उस समय लोगों में उत्साह भरने थे, अपने पीछे ममता बनर्जी बुलाने थे, एक तरीके से तो उकसावे की कार्रवाई की जा रही है उनके मंच से, जिसका हम लोग शाम को हम लोगों ने टेंगुआ में उदाहरण देखा कि वो ममता बनर्जी के भाषण का नतीजा है कि अपने समर्थकों को कह रही है मंच पे उन्हीं गानों को गाया जा रहा है जिसमें लड़ाई, संग्राम और हिंसा की बात है, और कह रही हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं अब इधर 5 दिन रुकूंगी, देखती हूं कौन क्या बिगाड़ लेता है। मतलब अपने कार्यकर्ताओं को दूसरे शब्दों में वो कह रही हैं कि तुम लोगों को जो करना है करो, देखने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और जब वहाँ चौराहे पे, टेंगुआ चौराहे पे जब भिड़ंत की स्थिति आई थी, और जब कार्यकर्ता भिड़ ही गए टीएमसी के, बीजेपी वालों से, मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो के पहले, सबसे आश्चर्यजनक स्थिति वहाँ थी बंगाल पुलिस की भूमिका। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद वो चाह रहे हैं कि भिड़ंत हो जाए, कुछ लोग घायल हो जाएं, मारपीट यहाँ पर हो जाए, ताकि माहौल बदल जाए। वो तो गनीमत है कि उसी रास्ते से सीआरपीएफ की ट्रक गुजर रही थी, सीआरपीएफ वाले उतर गए, दोनों लोगों को खदेड़ दिए। अच्छा, नियंत्रण में आज उनके पिछले कुछ दिनों से मैं एक बात देख रहा हूँ ममता बनर्जी जी की, वो किस वजह से है मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्योंकि इस तरह की चीज़ें एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत ही, मतलब एक राजनीति आपको कहाँ ले जाती है सीटें हासिल करने के लिए, कि आप वंदे मातरम कह रही हैं, आप जय हिंद कह रही हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि यूपी बिहार के गुंडे सीआरपीएफ और उनकी वर्दी में आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। ये इस तरह के शब्द, मुझे लगता है कि एक फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है या तमाम चीज़ें, चूँकि जब आप सत्ता में होते हो तो आप इनको अपने हक में लेते हो, और जब आप विपक्ष में होते हो तो आप इससे बखियाँ उधेड़ देते हो। उन तमाम पत्रकारों की भी मैं बात कर रहा हूँ जिनको ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। वो इस तरह की हेट्रेड किसी स्टेट के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सत्ता हासिल करनी है, और आप वो एटीट्यूड फिर आपको जनता में भी दिखता है। वो दूसरे राज्यों के प्रति किस तरह के इनसेंसिटिविटी दिखती है, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। आपके केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ हैं, वो तमाम लोग कानून से गवर्न हैं, लेकिन आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं वो पता नहीं क्या कह रही है। फिर मैं वापस आगे बढ़ूंगा। मैं आपकी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी
केंद्रीय बलों के ऊपर टिप्पणी कर रही हैं कि सावधान हो जाओ, सीआरपीएफ के ड्रेस में यूपी, बिहार और राजस्थान के गुंडे यहाँ पर आए हैं। आप बताइए कि संवैधानिक पद पर हैं सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ जो केंद्रीय बल हैं, उसके खिलाफ वो लोगों में जहर घोल रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों को वो गाली दे रही हैं, अगर ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल के अलावा, यानी कि टीएमसी की सरकार, अगर मान लिया जाए एक उदाहरण के लिए कि बिहार में अगर होती, तो क्या बिहार के उनके नेता प्रचार करने बंगाल में नहीं आते? निश्चित तौर पर आते। नहीं, इसको इसलिए भी उनको करेक्ट कर लेना चाहिए क्योंकि टीएमसी को हम लोगों ने कई जगह चुनाव लड़ते हुए देखा है। हाँ। तब वो शायद वहाँ जाके जय बांग्ला करने की बजाय या बंगाली के लिए बंगाल है, इस तरह की बातें वहाँ नहीं करती। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जय श्री राम के नारे से जिस तरीके से शाम को वो भड़की अपने कार्यकर्ता के घर के बाहर या कई जगह पे वो भड़क जाती हैं, अब तो उनके मंच से ही राजा राम, सिया राम, श्री राम के गाने गाए जा रहे हैं। उस पर हम आएंगे जब मैं आपको लास्ट आखिरी समय बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने इस पूरे चुनाव कैंपेन को किस तरह शुरू किया था और चुनाव कैंपेन कहाँ ख़त्म हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन अभी मैं दूसरे शो की तरफ बढ़ता हूँ। मैं पूछता हूँ कि मिथुन चक्रवर्ती में क्या हुआ। मिथुन चक्रवर्ती का शो कैसा था? क्योंकि उस वक्त मैं जब वहाँ ठेंगवा मोड़ पर था, उसी वक्त से फूल छाप साड़ियों के साथ कार्यकर्ता जुटने लगे थे, मुझे लगता है। देखिए, जब अमित शाह का रोड शो खत्म हुआ और जब मैं आया मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो के लिए, तो मैं ये मान रहा था अपने मन में कि चूंकि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता अब तो उसमें थक गए होंगे, अब मिथुन चक्रवर्ती में कौन आएगा। हो सकता है कि चूंकि वो स्टार हैं और बांग्ला में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, बॉलीवुड के स्टार हैं, तो निश्चित तौर पे लोग देखने के लिए आएंगे। लेकिन मैं उतनी भीड़ की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि अमित शाह की रैली के बाद मुझे लग रहा था कि कार्यकर्ता या तो चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि थक गए होंगे। लेकिन जैसे जैसे कार्यकर्ता उनके आने लगे तो मुझे अजीब सा लगा कि अरे इतने कार्यकर्ता कहाँ से आ गए एक मिथुन चक्रवर्ती के लिए। हालांकि जब रोड शो में मिथुन चक्रवर्ती के साथ धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी थे, शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ थे और हजारों की तादाद में बीजेपी के। एक बात मैं दर्शकों को साफ कर देना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान यहाँ नंदीग्राम के प्रभारी मंत्री हैं। उनको इस सीट पर जीतने के लिए पहले से पार्टी ने लगाया है। यानी ये सीट कितनी अहम है, बीजेपी ने पहले से एक केंद्रीय मंत्री को इस सीट पर नियुक्त किया है। इसीलिए वो लगातार सुबह से लेकर और शाम तक शुभेंदु के साथ थे। उस दिन जिस दिन नॉमिनेशन हुआ उस दिन थे, जिस दिन वो रैली हुई वो थे और आज भी थे। यानी वो इस सीट को जीत कर पार्टी, और उनके बारे में चूँकि वो बराबर में बिल्कुल लगे हुए राज्य से हैं तो इसलिए उनको काफ़ी चीज़ें अच्छे से होंगी। फिर मैं आगे बढ़ते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के फिर जो, चूँकि उस समय मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि उनको जो उनकी पर्सनैलिटी कल्ट है उस पर भी अटैक किया गया टीएमसी की तरफ से कि वो दल बदलू है, वो गद्दार। चूँकि आजकल जो भी एक पार्टी छोड़ देता है वो गद्दार हो जाता है। जबकि वो कह रहे, आज मैं डोला सेन की बातचीत, जब मैंने डोला सेन से बातचीत की, एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि 56 इंच क्या 86 इंच आ जाओ, उनको कौन पहचानेगा। और जब यहाँ दीदी लड़ रही थी तब बीजेपी कहाँ थी। ये बड़ा अजीब सा सवाल था, क्योंकि ये इस तरह की बात थी कि जैसे 94 में या 95 में जब यहाँ कांग्रेस लड़ रही थी उस वक्त टीएमसी कहाँ थी। कोई उनसे पूछ ले कि 98 से पहले टीएमसी कहाँ थी, है ना। लेकिन इस तरह की चीज़ें वो चूँकि इस समय अतिरेक है, और मुझे लगता है ये अतिरेक एक डर का अतिरेक है। क्योंकि हम थोड़ी देर बाद जब मैं इसको समअप करूँगा तब बताने की कोशिश करूँगा कि मेरी नज़र में ये क्या रहा। मैं ये भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ये जब मिथुन चक्रवर्ती की भीड़ है, जब मिथुन चक्रवर्ती को देखने भीड़ आ सकती है, जब अमित शाह को देखने भीड़ आ सकती है, तो वही भीड़ मुख्यमंत्री को देखने क्यों नहीं आ रही है, वही भीड़ टीएमसी के कार्यकर्ताओं की क्यों नहीं है। आज की और बातचीत है नंदीग्राम 1 और 2 का खेल, और आप बताइए। क्योंकि मैं इसके पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, जो आपने अभी बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि जो भीड़ मिथुन चक्रवर्ती को देखने आ रही है वो ममता बनर्जी को देखने क्यों नहीं आ रही है। ये बात मेरे जहन में था और मैंने लोगों से काफ़ी बातचीत की, और वहाँ एक मंदिर था, मैं थक कर वहाँ बैठ गया। चूँकि वहाँ बड़ी भीड़ थी, तमाम महिलाएँ गाँव की खड़ी थी हाथ में फूल लेकर, तो लोगों से बातचीत करना शुरू किया। तो लोगों ने, बड़े बुजुर्ग लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, सामान्य थे, जो यहाँ सब्जी भाजी बेचने वाले लोग थे उसमें। तो सोचें कि जिनको हम लोग बहुत नासमझ कभी कभी समझ लेते हैं, वो कितने समझदार निकलते हैं राजनीति के मामले में। उन्होंने कहा तो कि बड़ा हैरानी हुई मुझे कि ममता दीदी को तो 27% से ही मतलब है, हम लोगों से तो कोई मतलब उनको है नहीं, तो फिर हम क्यों जाएं।
और वहाँ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने 27% लोगों को यानी मालूम है कि यहाँ हिंदू वोटर कितने हैं, मुस्लिम वोटर कितने हैं। ममता दीदी तो 10 वर्षों तक 27% के लिए काम करती रही, वो 27% वाले ही आज जा रहे हैं। और एक चीज़ और, तो इस तरीके से लोगों के मन में बैठा है, इसलिए शायद लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गाँव में घुसने के बाद लोग दिखा देते हैं कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किया है और हिंदू समुदाय के लिए क्या किया है। दूसरी बात आप देखें, जब मिथुन चक्रवर्ती के लिए कार्यकर्ता खड़े थे, उस रास्ते पे एक पेट्रोल पंप था जहां लोगों का जमावड़ा था और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और चूंकि मुझे लगता है कि आपस का टकराव टालने के लिए खुद बीजेपी के लोगों ने उस चौराहे से कहा कि आगे से शुरू होगा। तो खुद उस टालने के लिए आगे बीजेपी के लोगों ने कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी की सभा भी थी जिसमें आप ममता बनर्जी वहां से गुजर, उस सभा में शामिल होने के लिए जब टीएमसी के कार्यकर्ता लोगों को लेकर जा रहे थे, वो कुछ लोग मोटरसाइकिल से थे, लॉरी पे थे और बैटरी रिक्शा पे ज्यादा थे, हाँ ज्यादा थे। और वहाँ ऐसी टकराव की स्थिति आई कि कुछ लगभग 200-300 कार्यकर्ता उनके पैदल आए और वो मुझे ऐसा लगा कि वो मूड बनाकर पैदल आए कि यहाँ बीजेपी वाले हैं और यहाँ कुछ करना है। और आने के साथ ही उन लोगों ने ललकारना शुरू किया, गाली देना। शुभेंदु अधिकारी को जो एक प्रचार अभियान का उनका अंग है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी गाना भी बना दिया। हाँ, वो गाना मुझे लगता है कि उसकी पंक्ति बताना ठीक भी नहीं है। हाँ, तो अब वो लोग जय श्री राम, वंदे मातरम, इधर से जय बांग्ला, जय पाकिस्तान, इस तरीके की स्लोगन भी मैंने सुने वहाँ। और भिड़ंत की स्थिति आ गई और बड़े, मुझे तो ऐसा लगा कि हालात यहाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये संयोग ही कहें कि उसी समय सीआरपीएफ के लोग ट्रकों पे भर भर के आगे जा रहे थे, कहीं उनकी ड्यूटी लगी होगी। उन लोगों ने स्थिति को देखा और तुरंत सीआरपीएफ वाले उतरे और पहले सारे लाउड स्पीकर उनके बंद कराए गए जिस पे गाली दिए जा रहे थे। और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने धकेल के रोड से काफ़ी पीछे कर दिया। फिर टीएमसी वालों को भी हिदायत दी, क्योंकि वो तो आगे जा ही रहे थे, और दे करके उन लोगों को ज़बरदस्ती सीआरपीएफ वालों ने बढ़ाया। बंगाल पुलिस वहाँ कुछ नहीं कर रही थी और वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या उनसे कई गुना ज़्यादा थी, कई गुना ज़्यादा थी। हालांकि देर से मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे। हाँ, मुझे लगता है कि 4:30 में हुआ है। 4:30 के बाद उनका रोड शो खत्म हुआ और 5 बजे के पहले ख़त्म करना था, लिहाजा वो बहुत तेज़ी से निकल रहे थे। लेकिन हज़ारों की संख्या में, अब थोड़ा आकलन में गड़बड़ी हो सकती है कि कितने लोग थे, कितने हज़ार लोग थे, काउंट नहीं करते। हाँ, काउंट नहीं, हाँ, भीड़ देख करके। लेकिन ये है कि मैं एक पॉइंट पे जानबूझकर खड़ा हुआ ये देखने के लिए कि कितनी देर में ये कतार खत्म होती है कार्यकर्ताओं की लाइन। अच्छा, आप ऐसी जगह जरूर खड़े होते हैं जब बीजेपी के में कि ऐसी जगह आप ढूंढ लेते हैं जहाँ से बीजेपी और इसकी बात नहीं, मतलब थोड़ा ये आकलन कि कितना है, क्योंकि मुझे तुलना करना था कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है, हालात कैसे हैं, क्या आप लगातार दोनों को देख रहे हैं, इसलिए तो मुझे लगा कि जरा देखा तो जाए कि आखिर इससे अंदाजा लग जाएगा ना कि आखिर ममता बनर्जी की स्थिति क्या है। तो अगर सिर्फ अमित शाह की भीड़ को देख ली जाए और जो मिथुन चक्रवर्ती में जुटी हुई भीड़ को देख ली जाए, इसी के आधार पर अगर निष्कर्ष निकालने के लिए मुझसे अगर कहा जाए, भीड़ के आधार मैं यही पूछता, आपने पहले से ही बता हाँ, तो भीड़ के आधार पर अगर निष्कर्ष निकालने के लिए कहा तो मैं धीरेन्द्र जी यही कहूँगा कि जो ममता बनर्जी के लिए राह बहुत मुश्किल है और भीड़ को देख कर ये कहा जा सकता है कि वो सीट लूज कर रही हैं। तो ये आपने विकास जी का सुना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आखिर में वो आखिरी सभा में पहुँचती हैं तो क्या होता है। यानी जब वो अपने चुनाव अभियान को आज समाप्त कर रही हैं, उस वक्त ये जो विदाई है ये बड़ी होनी चाहिए थी। ये विदा जो ले रही हैं वो अपने समर्थकों से, मुझे लगा वाकई विदा ले रही हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार थम रहा है। उन्होंने आज फिर वो कहा जो वो पहली वाली सभा में कह चुकी थी कि मैं भवानीपुर से आराम से जीत जाती, वहाँ से 25-30 हज़ार लोगों से, मतलब 25-30 हज़ार वोटों से जीत जाती। भवानीपुर का फिर जिक्र करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उनको साफ दिख रहा है आखिर क्या है। उस सभा में क्या होता है, एक छोटा सा मैदान है, ये मैदान, अब मैं इसको चूँकि मैं अपना आकलन बता रहा हूँ कि किस तरह ये हुआ। जब ममता दीदी यहाँ परसों उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने पहली रैली उसी जगह की, उसी मंदिर में, मेला ग्राउंड में की, जो शिव मंदिर है और रायपाड़ा का शिव मंदिर है, जहाँ की उन्होंने पूजा कर नॉमिनेशन फाइल करने निकली थी और उसके बाद चोटग्रस्त हुई थी। और उसमें वो भीड़ भी, उसमें वो पूरी खाली थी। आप चाहे तो उस पर जाके देख सकते हैं ट्विटर पर। वहीं से हमको लगा कि दीदी जब पहली बार आई हैं, चोट लगने के बाद जब वो वापस लौटी हैं, तो उनके समर्थकों का एक रैला होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही कनेक्टेड लीडर है अपने लोगों से, और उसी की वजह से जो
काम कांग्रेस नहीं कर पाई थी, जो पूरे देश में उस समय राज कर रही थी, उसको दीदी ने अकेले किया। यानी वामपंथी, जिनको कि उनकी अपनी राजनीतिक लड़ाइयों में क्रूरताओं की वजह से जाना जाता है, और अपने विरोधियों को समूल नष्ट करना, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, तमाम चीज़ों से करने के लिए। उस दौरान की हिंसाएं हमको याद है, और ख़ासतौर से मेदिनीपुर का इलाका याद है, जहां कई सारे लोगों की हड्डियां, जली हुई लाशें मिली थी। ये एक राजनीतिक हिंसा का क्षेत्र था, और फिर इसकी परिणति हम लोगों ने यहाँ नंदीग्राम में भी होते हुए देखी। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ से उनका बंडल बांध दिया, ये कहा जाए। उसके बाद वो बंगाल में अभी दिख नहीं रहे हैं। उनके झंडे मुझे लगता है किसी के फाइनेंस किए गए होंगे, क्योंकि अगर उनको वोट मिलती है तो किसी और को सपोर्ट मिलती है, इसीलिए शायद वो फाइनेंस हुआ होगा। तब उनके झंडे मुझे दिखने शुरू हुए, जो खेतों में भी लगते हुए दिखे। लेकिन वो कहीं नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने जो कनेक्ट किया था। लेकिन पहली रैली ड्रेपाड़ा की, वो पहली रैली, आधा भरा हुआ मैदान, और उसमें जय श्री राम का, जय श्री राम के रूप में नहीं थे, भगवान कृष्ण के साथ उन्होंने राजा राम और वो कहा अदिति मुंशी ने। इसके बाद फिर आज मैं वापस पहुंचता हूं, बीच की रैलियां छोड़ देता हूं, जिसमें हम लोगों ने बिरुलिया की उन्होंने भी की, विकास जी ने, जिसमें मंच नहीं भर पाया था, वो जो पंडाल था वो नहीं भर पाया था। और मैं एक यहाँ बताना बोयल वाली भी, हाँ, कि बेरुलिया जब मैं जा रहा था तो मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा था कि बेरुलिया चोट लगने के बाद ममता बनर्जी लगभग 2 हफ्ते बाद आ रही हैं, और यहाँ तो कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम होगा कि यहाँ बड़ा बच कर रहना है, क्योंकि कैमरे हम लोगों के साथ होते हैं, तमाम बातें होती हैं, मुझे कवर भी करना है, लोगों को भी दिखाना है। तो मैं बड़ा सेफ साइड एक ढूंढ रहा था कि यहाँ तो कंट्रोल से बाहर स्थिति होगी। लेकिन जब बेरुलिया, जिसमें वो घायल हुई थी, वहीं पे वो पहुंची, तो वो देख के हैरानी हुई कि एक छोटे से जो शाम को लगने वाला जो मार्केट बंगाल बिहार में काफ़ी लगता है, वो यहाँ की भाषा में हम पेठियाँ बोलते हैं उसको, कि जो लगे और सूर्यास्त होने के पहले चला जाए, कि बत्ती जलाने की नौबत ना आए, उसके पहले वो ख़त्म हो जाता है। तो छोटा सा इलाका था, उसमें मंच भी बना था, और बड़े कायदे का मंच बना था। लेकिन वहाँ ममता बनर्जी देर से पहुँची, लोग जाने लगे तो मंच से लोग हाथ जोड़ने लगे कि आप लोग बैठिए दीदी, 10 मिनट में आ रही हैं, क्योंकि उसके पहले वाली सभा में आप मौजूद थे। तो यहाँ लोग हाथ नेता जोड़ जोड़ करके, और मंच से फिर उनको उत्साह भरने के लिए वो लोड़ाई होबे जो डोला सेन गाती हैं, फिर नंदीग्राम वाली कहानी लोगों ने सुनाना शुरू किया, और ज़बरदस्ती कार्यकर्ता लोगों को बिठाने लगे बिरुलिया में, औरतों को खास तौर पे, कि बैठिए दीदी, आ ही रही हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ तो उत्साह होना चाहिए था, ममता दीदी यहाँ घायल हुई थी, कार्यकर्ताओं का हुजूम होना चाहिए था, गांव के आसपास के सारे लोगों को आना चाहिए था कि अरे मेरे ही बाजार पे वो घायल हुई थी, जरा चलें देखें कैसी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उत्साह देखने से लग रहा है कि जो उन पे आरोप यहाँ के लोग ही लगा रहे हैं, हम नहीं, मेरा आरोप नहीं है, या बीजेपी के आरोप को भी छोड़ दीजिए, ये खुद लोग कह रहे हैं कि 27% से तो उनको मतलब है। अगर किसी नेता के ऊपर इस तरीके का मोहर चस्पा हो जाए तो समझिए उसकी राजनीति अब ठीक नहीं है। देखिए, इस पूरे हिस्से में मैं फिर और क्लियर कर देता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने जिस हिस्से में थी, जो रोड मार्च था, जो तमाम चीज़ें उन्होंने की, जो सभाएं की, वो जो नंदीग्राम 2 का हिस्सा था, यानी जहाँ हिंदू बाहुल्य है, जो आबादी ज़्यादातर हिंदू आबादी की, और इसको 2 ब्लॉक में बांटा गया। और आज जो नंदीग्राम 1 था, ये उनका इलाका था, यानी मुस्लिम्स वोट ज़्यादा थे। आप इसको एक माइंडसेट से समझिए, जिसको तमाम मीडिया और अखबारों में आप लिखा हुआ पढ़ेंगे, ये इसी तरह बोला जाता है, इसी तरह कहा जाता है। तो मैं वहाँ से शुरू कर रहा था, चूँकि अब हमको ये रैप अप भी करना है, आज के बारे में बोलना भी है। तो उसके बाद आज की सभा उनकी आखिरी सभा थी, यानी रेपाड़ा शुरू हुई, जिसमें भीड़ नहीं थी, जो मैदान खाली था, जो पीछे की तरफ से एक ब्लॉक छोड़ने के बाद 2-3 ब्लॉक के बाद वो पूरी तरह खाली था, यानी एक ब्लॉक जो महिलाओं का था वो भरा हुआ था, उसके बाद की पूरी ब्लॉक खाली थी। आज अगर हम यहाँ आखिरी जहाँ उन्होंने चुनाव प्रचार खत्म किया, क्योंकि उससे पहले की रैली मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें मुझे कोई भीड़ नहीं दिख रही थी, और मुझे नहीं दिख रही थी का मतलब ये नहीं कि मैं देखना नहीं चाह रहा था, भीड़ नहीं थी, और वो सब चीज़ें मैंने आपको वीडियो पर उस पर दिए हैं, फोटो पे, वो आप देख सकते हैं, और बाकी तमाम लोगों ने भी दिया होगा, उन फोटो से कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आज की जो आखिरी सभा थी वो ठेंगुआ क्रॉसिंग मोड़ से आगे जाकर एक ग्राउंड में थी। उसमें ममता दीदी ने पहले वो डोला सेन से गाना सुनवाया, उसके बाद किरणमय नंदा वहाँ थे, जो कि समाजवादी पार्टी में हैं, उन्होंने काम बहुत किया होगा, मेदिनीपुर के हैं, लेकिन वो कहने आए थे, और शायद एक और सांसद को उन्होंने कहा कि ये बहुत मेरी जीत के लिए आए हैं। और लेकिन
उसमें एक इंटरेस्टिंग बात हुई जो मुझे लगता है दीदी संदेश पढ़ रही होंगी। उसमें ये था कि वहाँ के लोगों ने चिल्ला के कहा, जो भीड़ में थे, तो वो चूँकि इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, वो अपनी सब चीज़ें सुनती हैं, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि उनके लोगों को आने नहीं दिया। और राज्य के मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकर्ताओं के आतंक की वजह से दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता बोल नहीं पाते हैं, जिनकी हत्याओं की एक लिस्ट बन गई है कि उनके 129 कार्यकर्ता शहीद हुए बीजेपी के, जो बीजेपी अपने शहीद बोलती है, वो उनकी मौत हुई। वो तमाम दीदी मंच से कह रही हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा है। ये एक बड़ी चीज़ थी जो मुझे लगा अजीब है, लेकिन उसके बावजूद जब मंच खत्म हुआ तो सिर्फ सामने वाला ब्लॉक, जो मैंने मेरे ट्विटर पर भी आप जाकर देख सकते हैं और यूट्यूब में भी आप लोग देख ही रहे होंगे, उसमें मैंने तमाम चीज़ें, क्योंकि 1 2 3 4 5 7 यानी उस पहले ब्लॉक में कितनी महिलाएं हैं, किस लाइन में हैं, और उसके बाद फिर वो पूरा खाली होता है, और उससे आगे मैंने दिखाया कि किस तरह से, यानी आज रेपाड़ा से लेके ठेंगुआ मोड़ तक के क्रॉसिंग मोड़ में दीदी भीड़ को ढूंढती रही। और मुझे लगता है दीदी नंदीग्राम को ढूंढती रही, जो 2007 का नंदीग्राम था। और मुझे लगता है इस वक्त ये कहने में, हालांकि एक और इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने फिर ये कहा कि उनको चोट मतलब किसी ने मारी नहीं थी, कोई दुष्कृति नहीं थी, और वो जो है इन्होंने नंदीग्राम के लोगों को एक तरह से क्लीन चिट दी तमाम चीज़ों के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर कांति की रैली में जो अटैक किया था, उसके बाद वो इस बार कोशिश कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने फिर वही शुरू किया जो आज उन्होंने पहली बार भगवान राम का जब नाम लिया तो उसमें जय श्री राम की बजाय उन्होंने कहा सिया राम नहीं बोलते और जय सीता राम बोलते हैं, और फिर महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, तमाम चीज़ें एंटी वुमेन, उन्होंने कहा एंटी वुमेन माइंडसेट की तरह बातें की और कहा कि वो इस तरह बोलते हैं। और इसके बाद उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी ने शक्ति की पूजा की थी, माँ दुर्गा की पूजा की थी, तो यानी वो ये मानती है कि रामचंद्र जी के होने से उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, उन्होंने शक्ति की पूजा की थी, ये भी एक चीज़ बताते हैं। इसके अलावा फिर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट में उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा हुई, थोड़ी तबीयत दिक्कत थी, उन्होंने जो उनके साथ आना चाह रही थी एक लड़की जो उन पकड़ना चाह रही थी उसको मना किया, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड्स को मना किया जो हाथ से उनको सहारा देना चाहते थे, और उन्होंने जन गण मन अधिनायक गाए, यानी हमारे देश का राष्ट्रगान उन्होंने गाया। वो क्या चीज़ कहना चाह रही थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने चंडी पाठ किया, वही उन्होंने जो अपना आजकल पढ़ रही हैं वो पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने फिर, चूँकि वो भीड़ थी, मैंने फिर कहा भीड़ थी अल्पसंख्यक समुदाय की, भीड़ थी अल्पसंख्यक समुदाय की, ये हिस्सा था अल्पसंख्यक समुदाय का, उसमें कुछ आगे हिंदू महिलाएं भी थी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब उन्होंने वो शक्ति पाठ कर लिया उसके बाद उनको फिर भीड़ भी याद आई होगी, तो उन्होंने फिर कलमा पढ़ा जो अमूमन पढ़ रही हैं, फिर उन्होंने वाहे गुरु भी कहा, और उन्होंने फिर एक गॉड क्रिश्चियंस के लिए भी कहा। वो पूरी चीज़ों से साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब जल्दी ही हम लोग ऐसी खबर सुनेंगे जो किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं, ये कहते हुए कि हम एक ऐसी खबर की बात करते हैं। नंदीग्राम ने आज अपना मैसेज दे दिया, दीदी को नमस्ते भी किया होगा और दीदी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं, हो सकता है कि ऐसा ना हो क्योंकि अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं, लेकिन ये मेरा एक सोच है कि लगता है दीदी को कहीं और से चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आज की लड़ाई अगर हम आज के शब्दों में कहें तो आज बीजेपी ने इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी, और परिवर्तन ज़रूर होना है इस सीट पर। या तो अधिकारी परिवार की जो एक वर्चस्व इस सीट पर रहा वो खत्म हो जाएगा, ममता बनर्जी अगर जीतती हैं, या ममता बनर्जी की एक राजनीति का एक पूरा अध्याय यहाँ नंदीग्राम से खत्म होगा, ऐसा मुझे लगता है। विकास जी इस पर आखिरी बातचीत पर, विकास जी क्या हम लोग ये मान के चलें कि नंदीग्राम वो खो रही हैं और कहीं? देखिए, आज की जो जनसभा थी उसी में आंसर मिल गया था कि उसमें मेरा आकलन है कि 90% से ज़्यादा सिर्फ अल्पसंख्यक यानी मुसलमान समाज के ही लोग थे, और हिंदुओं की उपस्थिति वहाँ बहुत कम थी। और वही आप दूसरे जगह जो बीजेपी की रैली या रोड शो हुआ उसको देख लीजिए, और उसमें लोग अब खुलेआम यहाँ बोल रहे हैं कि अब किसी को कोई संकोच नहीं। पहले लोग डरते थे, लेकिन जैसे जैसे माहौल बना तो अब लोग खुलकर बोल रहे हैं और साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, मीडिया के सामने आकर आरोप लगा रहे हैं कि दीदी को हम लोगों से तो कोई मतलब नहीं है, उनको 27% से मतलब है। और उनका आरोप जाकर के दीदी की अंतिम जनसभा में सही साबित हुआ, क्योंकि वहाँ सिर्फ अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज के लोग थे। तो ऐसी स्थिति में दीदी को उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की बातों को देख करके और सुनने के बाद एक पत्रकार जो अपना कंक्लूजन निकाल सकता है, जो निष्कर्ष पे पहुंच सकता है, वो वही है कि ममता बनर्जी सीट हार रही हैं।
तो आज फिर हम लोग यहीं चलते हैं, क्योंकि कल अगर हम देखेंगे अब एक दिन के बाद फिर 1 अप्रैल को ये तय कर देगा कि जो चंडी पाठ से शुरू हुआ राष्ट्रगान तक पहुंचा ये सफ़र ममता दीदी का यहाँ नंदीग्राम में कितना आगे तक बढ़ता है। तो नमस्कार आप सबका, फिर हम लोग का नमस्कार।